हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनम जैन। आप सभी देख रहे हैं एस जे सोनम चैनल पर। आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी है हर बहू एक जैसी नहीं होती। आज की कहानी शुरू करने से पहले कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि जब भी मैं लेकर आऊँ नई नई कहानियाँ तो आप सभी को पता चल सके। और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। इससे मुझे मिलती है नई नई कहानियाँ लिखने की प्रेरणा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। रागिनी और निखिल की बहुत जल्द शादी होने वाली थी। शादी के पहले अक्सर जैसे हर लड़का लड़की एक दूसरे से फ़ोन पर बात करते हैं, वैसे ही रागिनी और निखिल आज एक दूसरे से फ़ोन पर बात कर रहे थे। और निखिल रागिनी को बताता कि वह अपनी दादी से बहुत प्यार करता है। आखिर दादी ने ही तो मुझे और मेरे बड़े भाई सुमित भैया की देख रेख की है। जब हम दोनों भाई बहुत छोटे थे तो माँ हमें छोड़कर चली गई और पापा की नौकरी दूसरे शहर में लगी हुई थी, जिस कारण हम उनके साथ नहीं रह सके। वह तो दादी ही थी जिन्होंने हम दोनों भाई को माँ और पापा दोनों का ही प्यार दिया। मैं हर एक चीज़ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन अपनी दादी की बेइज्जती नहीं। वैसे हमारी दादी बहुत अच्छी हैं। जब तुम शादी कर कर घर पर आओगी तो तुम्हें भी पता चलेगा कि मेरी दादी कितनी अच्छी हैं। वह भी हम दोनों भाई की तरह तुमसे भी बहुत प्यार करेंगी। उन्हें तो इंतज़ार है कि तुम कब शादी कर कर ससुराल आओगी। रागिनी निखिल से कहती, मैं भी आपकी दादी को खुश रखने की हमेशा कोशिश करूंगी। उन्हें कभी भी कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। निखिल, मैं यही चाहता हूँ कि तुम मेरी दादी का ख्याल रखना और बड़ी भाभी की तरह दादी से झगड़ा मत करना। निखिल की बात सुनकर रागिनी सोचती, निखिल की दादी सच में बहुत अच्छी हैं। निखिल की माँ के जाने के बाद उन्होंने निखिल और उनके बड़े भाई अमित को माँ और पापा का प्यार दिया, वरना निखिल और उनके बड़े भाई का बचपन कैसे बीतता। समय निकलता गया और बहुत जल्द निखिल और रागिनी की शादी का दिन भी आ गया। शादी कर कर रागिनी जब अपनी ससुराल गई तो उसे शुरू में तो बहुत अच्छा लगा यह देखकर कि निखिल और उसके बड़े भाई अपनी दादी को कितना आदर और सम्मान देते हैं। एक दिन रागिनी निखिल से कहती, हमारी शादी को 1 महीना हो गया है, हम दोनों कहीं घूमने नहीं गए। चलो ना कहीं घूमने चलते हैं। निखिल, हाँ ठीक है, मैं ऑफिस से कुछ दिनों की छुट्टी ले लेता हूँ। तुम सोच लो तुम्हें कहाँ जाना है। 2 दिन बाद निखिल और रागिनी घूमने के लिए जा रहे थे, तभी निखिल की दादी की अचानक से तबीयत खराब हो जाती। निखिल बहुत घबरा जाता, इसलिए वही रागिनी से कहता कि अब हम कहीं भी घूमने नहीं जा सकते। मेरे लिए मेरी दादी का स्वास्थ्य ज़्यादा जरूरी है। निखिल की दादी कहती, मुझे कुछ नहीं हुआ, तुम दोनों चले जाओ। लेकिन निखिल जाने के लिए तैयार नहीं था। रागिनी भी कहती, दादी निखिल सही कह रहे हैं, हम तो बाद में भी घूमने जा सकते हैं, लेकिन अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपका स्वास्थ्य है। उसी दिन दोपहर को रागिनी की पड़ोस में रहने वाली बिमला दादी रागिनी के घर आती और रागिनी की दादी सास से कहती कि हमारे शहर में जो मंदिर है ना, वहाँ पर एक बहुत विद्वान आए हुए हैं, बहुत अच्छे प्रवचन देते हैं। चलो चलकर हम भी सुन लें, थोड़ा धर्म ध्यान कर लेते हैं, बुढ़ापे में यही सब तो काम में आएगा। रागिनी की दादी जाने के लिए तैयार हो जाती। तभी रागिनी अपनी दादी से कहती, दादी जी, सुबह तक तो आपकी तबीयत बहुत ख़राब थी, आप तो खड़ी भी नहीं हो पा रही थी, और इतनी जल्दी आप ठीक हो गई कि आप मंदिर जा रही हैं। आप मत जाइए, आपकी तबीयत और ख़राब हो जाएगी। यही सब बातें निखिल भी सुन रहा था और रागिनी की दादी निखिल को देखती और रोते हुए कहती, ए भगवान, अब बुढ़ापे में यही सब सुनना बचा था। मेरी बहू मुझ पर आरोप लगा रही है कि मैंने यही सब नाटक इन दोनों को बाहर घूमने ना जाए इसलिए किया था। निखिल से कहती, मैंने तुझसे इसलिए कहा था कि तुम बहू को लेकर बाहर घूमने चला जा। कम से कम बुढ़ापे में मुझे आरोप तो ना सुनने मिलते कि मैं अपने बेटे और बहू को घूमने तक नहीं देती। ए भगवान, कैसी बहू दी है तूने मुझे। यह तो मेरी और मेरे पोते की लड़ाई कराना चाहती है। अभी शादी को 1 महीना नहीं हुआ और मेरे पोते को मेरे खिलाफ भर रही है। रागिनी कहती, एक छोटी सी बात को इतना क्यों बढ़ा रही हैं आप। मुझे तो आपकी चिंता थी, इसलिए मैं आपसे कह रही थी कि आप अभी मंदिर मत जाइए, आपकी तबीयत और बिगड़ जाएगी। मैंने यही सब कहाँ कहा कि आप हम दोनों को बाहर घूमने देना नहीं चाहती।
रागिनी की दादी कहती, ए भगवान, कैसी बहू दी है तूने मुझे। इसकी जबान तो कैंची से भी ज़्यादा तेज चल रही है। आज तक मेरे दोनों पोते ने मुझसे इस तरह बात नहीं की और यह मुझ पर आरोप लगा रही है। निखिल से कहती, निखिल बेटा, मुझ पर विश्वास कर। अरे मैं तुम दोनों की खुशियाँ क्यों छीनूंगी। क्या करूं बेटा, अब मेरा बुढ़ापा है, कभी कभी स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। अभी भी मैं ठीक नहीं हूँ, लेकिन सोचा बिमला के साथ बाहर सत्संग में जाऊंगी तो थोड़ा अच्छा रखेगा और थोड़ा पुण्य कमा लूँगी। आखिर अब इस बुढ़ापे में मुझे करना भी क्या है। थोड़ा धर्म ध्यान करूँगी तो बुढ़ापा अच्छे से निकल जाएगा। पर मेरी बहू को तो मेरे मंदिर जाने से भी परेशानी है और मुझ पर झूठा आरोप लगा रही है। रागिनी कहती, दादी जी, आप कहाँ की बात कहाँ लेकर जा रही हैं। मुझे कोई परेशानी नहीं, आप मंदिर जाएं और मैं आप पर कोई आरोप भी नहीं लगा रही हूँ। और आप क्या कह रही हैं, मैं निखिल को आपके खिलाफ क्यों भड़काऊंगी। तभी निखिल जोर से चिल्लाकर रागिनी से कहता है, रागिनी, अब तुम शांत हो जाओ। मैं देख रहा हूँ तुम कब से दादी से जवान चरा रही हो। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि यदि कोई मेरी दादी का अपमान करे तो मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। रागिनी कहती, पर निखिल, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। निखिल, ठीक है, तो बात को यही ख़त्म करो, तुम दादी से माफ़ी मांग लो। रागिनी कहती, माफ़ी? किस बात की माफ़ी? मैंने कुछ भी गलत नहीं कहा और अब तो मुझे यकीन हो गया है कि दादी चाहती ही नहीं थी कि हम दोनों घूमने जाएं, वरना अचानक से किसी की तबीयत इतनी भी ठीक नहीं हो जाती। इन्हीं ने कहा ना, इनका बुढ़ापा है, तो इनकी सुबह तक तो तबीयत इतनी ख़राब थी कि ये खड़ी तक नहीं हो पा रही थी और अब बिमला दादी के साथ सत्संग में जा रही हैं। यह सब इनका नाटक था, हम दोनों के बीच लड़ाई कराने का। तभी निखिल की दादी कहती, हे भगवान, यह लड़की तो सच में मेरे और मेरे पोते की लड़ाई कराने आई है। देखो तो किस तरह मुझ पर आरोप लगा रही है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगती। तभी निखिल अपनी दादी के पास जाता और कहता, दादी, आपको किसी की भी वजह से रोने की कोई ज़रूरत नहीं है और ऐसा कोई भी इंसान नहीं जो मुझे आपके खिलाफ भड़का सके। मैं आपको बचपन से जानता हूँ, आप कभी भी मेरे लिए बुरा सोच ही नहीं सकती। और रागिनी से कहता है कि तुम दादी से माफ़ी मांगो। रागिनी जिद पर अड़ जाती, वह दादी से माफ़ी नहीं मांगेगी। निखिल रागिनी से फिर कहता कि तुम दादी से माफ़ी मांगो और बात को यहीं ख़त्म करो। मैं नहीं चाहता कि घर में लड़ाई झगड़ा हो। रागिनी कहती, मैं भी नहीं चाहती कि घर में लड़ाई झगड़ा हो, लेकिन मेरी कोई भी गलती नहीं थी, तो मैं माफ़ी क्यों मांगूं। निखिल, मैंने कहा माफ़ी मांगो। रागिनी भी इस बार जोर से कहती, मैं माफ़ी नहीं मांगूंगी। जब शादी के बाद मैंने पहली रसोई बनाई थी तो खाने में इतनी मिर्ची भी नहीं डाली थी कि दादी को खाना इतना तीखा लगे। फिर भी तुम्हारे कहने पर मैंने माफ़ी मांग ली, यही सोचकर कि माफ़ी मांगने से मैं छोटी नहीं हो जाऊंगी। अब मैं कितनी बार और इनसे माफ़ी मांगूं। निखिल और रागिनी में बहुत बड़ा झगड़ा होता। अब तो दोनों ने आपस में बात करना भी बंद कर दिया था। रागिनी को बहुत बुरा लगता और वह निखिल को मनाने की बहुत कोशिश करती, लेकिन निखिल चाहता था कि जब तक रागिनी उसकी दादी से माफ़ी नहीं मांग रही थी वह तब तक उससे बात नहीं करेगा। और रागिनी भी जिद पर अड़ी हुई थी कि वह माफ़ी नहीं मांगेगी। एक दिन रागिनी दुखी होकर अपने मायके चली जाती, तभी उससे मिलने एक औरत आती। रागिनी उस औरत से कहती, आप कौन है, मैंने आपको पहचाना नहीं। वही औरत कहती, मेरा नाम सुनीता है, मैं सुमित की पत्नी आपकी जेठानी हूँ। मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, इसलिए मैं तुमसे मिलने आई हूँ। क्या मैं तुमसे कुछ देर बात कर सकती हूँ। मैं जानती हूँ कि निखिल ने तुमसे मना किया होगा मुझसे मिलने के लिए, लेकिन मैं तुम्हारी भलाई की बात करना चाहती हूँ। रागिनी सुनीता को अंदर बुलाती और कहती, आपको मुझसे क्या बात करनी है। सुनीता कहती, तुम निखिल की दादी से माफ़ी मांग लो, मेरी तरह गलती मत करो, वरना तुम्हें भी एक दिन अपनी पूरी ज़िंदगी अपने मायके में निकालनी पड़ेगी मेरी तरह। रागिनी कहती, लेकिन आपको तो दादी पसंद नहीं थी, इसलिए आप खुद अपनी मर्जी से ससुराल छोड़कर गई थीं। सुनीता कहती, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब मैं नई नई शादी कर कर ससुराल गई थी तो दादी सुमित को मेरे खिलाफ भड़काती थी और सुमित बिना कुछ सच जाने मुझसे लड़ने रखते थे। एक दिन मैं परेशान हो गई और सुमित से लड़कर अपने मायके आकर रहने लगी। मेरी माँ ने तो मुझसे कहा था कि तुम सुमित से बात करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन मैंने सुमित से बात करना ज़रूरी नहीं समझा
और अपनी जिद के आगे अपने मायके आकर रहने लगी। मैंने भी सोच लिया था, मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, किसी से दबकर तो मैं रहूँगी नहीं। लेकिन मेरी वह सोच गलत थी और जब मैं मायके जाकर रहने लगी तो मुझे एहसास हुआ कि मुझे सुमित को समझाने की एक कोशिश करनी थी, अपना रिश्ता एक और बार जोड़ने की कोशिश करनी थी। अब तुम भी मेरी तरह वही गलती मत करो और निखिल को समझाने की कोशिश करो। दरअसल दादी ने निखिल और सुमित को बहुत प्यार से पाला है, इसलिए उन्हें लगता है कि यदि उनकी बहू आकर ससुराल में रहेगी तो वह उनके खिलाफ उनके पोतों को भड़काएगी, इसलिए वह खुद कुछ ऐसा करती हैं जिससे उनकी बहू उन्हें छोड़कर चली। रागिनी ने पूछा, पर वह ऐसा क्यों करती हैं दीदी? रागिनी की जेठानी बताती, पहले मुझे भी पता नहीं था, फिर एक दिन मुझे हमारी ससुराल के पड़ोस में रहने वाली बिमला दादी मिली और उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हें इस तरह अपनी ससुराल छोड़कर नहीं आना चाहिए था, तुम्हें एक बार अपनी दादी सास को समझने की कोशिश करनी चाहिए थी। मैंने उनसे कहा कि गलती उनकी थी। उन्होंने कहा, तुम सही कह रही हो कि गलती तुम्हारी दादी सास की थी, वही तुमसे जानबूझकर लड़ती थी जिससे तुम्हारी और सुमित में झगड़ा हो और तुम दोनों एक दूसरे को छोड़ दो। मैंने पूछा, उन्हें यह सब कर कर क्या मिल गया? उन्होंने बताया कि तुम्हें नहीं पता, सुमित और निखिल के एक बड़े भाई विजय थे। मैंने कहा, मैंने तो कभी भी विजय नाम उस घर में सुना ही नहीं था। उन्होंने कहा कि तुम्हारी दादी सास ने अपने तीनों पोतों की परवरिश बहुत अच्छे से की थी और वह अपने तीनों पोतों से बहुत प्यार करती थी, लेकिन विजय की जब शादी हुई तो विजय की पत्नी हर वक्त उसे उसकी दादी के खिलाफ भड़काती थी और कहती थी कि मैं तुम्हारी दादी के साथ नहीं रह सकती, तुम्हारी दादी मुझसे बात बात पर परेशान करती हैं, जिस कारण विजय एक दिन अपनी दादी से डरकर और अपनी दादी को छोड़कर चला गया। उस दिन तुम्हारी दादी सास को बहुत बुरा लगा और तुम्हारी दादी सास ने मुझसे कहा कि अब वह निखिल और अमित की पत्नी को साथ में नहीं रहने देंगी। फिर मैंने बिमला दादी से कहा, फिर उन्होंने अपने पोतों की शादी ही क्यों की जब उन्हें उनकी पत्नी को साथ में रखना ही नहीं था? तो बिमला दादी ने कहा, यही सवाल मैंने तुम्हारी दादी सास से पूछा तो उसने कहा, यदि मैं शादी नहीं कराती तो दुनिया वाले कहते कि इसने अपनी जिद के आगे अपने पोतों की शादी तक नहीं कराई, और कहती जब वह तुझसे लड़ती थी तो मैंने उसे बहुत समझाया कि हर कोई एक जैसा नहीं होता, तेरी सुनीता बहू बहुत अच्छी है, लेकिन उसने मेरी एक भी नहीं सुनी। रागिनी कहती, तो यह बात है, अब मैं दादी की असलियत सबके सामने लाकर ही रहूँगी। रागिनी दूसरे दिन अपनी ससुराल जाती है और अपनी दादी से माफ़ी मांगती। उसकी दादी सास कहती, अपने ए नाटक मेरे सामने मत कर, तू भी विजय की घरवाली की तरह मेरे पोतों को मुझसे अलग करना चाहती है ना, लेकिन मैं तेरी ये चाल कभी भी कामयाब नहीं होने दूंगी। मेरे दोनों पोते मुझसे बहुत प्यार करते हैं और वही किसी की भी बातों में आकर मुझे नहीं छोड़ने वाले। तुझे क्या रखता है, तू ये मोटे मोटे आंसू मेरे सामने बहाएगी तो मैं तुझे माफ़ कर दूंगी? मैं तुम बहुओं को अच्छे से जानती हूँ, तुम मेरे पोते को मुझसे अलग करना चाहती हो, लेकिन मैं ऐसा कभी भी नहीं होने दूंगी। मैंने अपने पोतों को बहुत प्यार से पाला है, मैं उनसे दूर नहीं रह सकती। अब जा अपने मायके और मेरे सामने नाटक करना बंद कर। रागिनी कहती, दादी आप ऐसा क्यों कह रही हो? मैं आपके पोतों को आपसे दूर क्यों करूँगी? मुझे यही सब कर कर क्या मिल जाएगा? लेकिन आप मेरा और निखिल का जानबूझकर झगड़ा करा रही हैं, जिससे मैं और निखिल जरूर अलग हो जाएंगे। रागिनी की दादी सास कहती, मैं भी यही चाहती हूँ कि तू और निखिल अलग हो जाएं। हाँ, मैंने उस दिन जानबूझकर तेरी और निखिल की लड़ाई कराई थी, जिससे वही तुझसे नफरत करने लगे और तुम दोनों में लड़ाई हो और तू परेशान होकर घर छोड़कर चली जाए। मैंने तो सुनीता बहू के खिलाफ अमित को भी भड़काया और उन दोनों में खूब लड़ाई कराई, लेकिन वही मूर्ख खुद ही घर छोड़कर चली गई और मेरा काम आसान हो गया। अब मेरे पोते कभी भी मुझसे छोड़कर नहीं जाएंगे, दादी सास कहती जा रही थी, लेकिन वह इस बात से अनजान थी कि रागिनी ने अपने पति और अपने जेठ अमित को पहले से ही फ़ोन कर कर बुला लिया था, जो बाहर खड़े खड़े अपनी दादी की सारी बातें सुन रहे थे। अपनी दादी की असलियत जानने के बाद सुमित और निखिल दोनों को अपनी दादी पर बहुत गुस्सा आता और निखिल कहता, तो आपने हमारे प्यार का यह फ़ायदा उठाया कि हमें हमारी पत्नियों से दूर रखना चाहा।
क्यों? क्योंकि हम आपको छोड़ के ना चले जाएं। लेकिन आपसे ये किसने कह दिया था कि हमारी पत्नी आने के बाद हम आपको छोड़कर चले जाएंगे? अरे जब रागिनी ने मुझे आपका सच बताया तो मैं रागिनी पर ही गुस्सा हो गया, यह कहकर कि तुम सच में मुझे मेरी दादी के खिलाफ भड़काना चाहती हो। लेकिन रागिनी ने कहा यदि मैं झूठी हुई तो तुम मेरी शक्ल तक मत देखना। जब जाकर मैं यहाँ पर आया और साथ में सुमित भैया को भी लेकर आया, लेकिन मुझे यकीन था कि आप ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती। लेकिन आपने तो हमारी ज़िंदगी खराब कर दी। और सुमित को भी अपनी दादी पर बहुत गुस्सा आता और सुमित कहता कि आपकी वजह से मैं सुनीता को गलत समझता रहा और हम दोनों अलग हो गए। आपको ये सब कर कर आखिर क्या मिल गया? निखिल रागिनी से कहता मुझे माफ़ कर दो रागिनी, मैं तुम्हें कभी समझ ही नहीं सका। सच में मेरी दादी हम दोनों के बीच में लड़ाई कराना चाहती थी। चलो अब यहाँ से हम कहीं और जाकर रहेंगे। सुमित कहता हाँ मैं भी जा रहा हूँ अपनी पत्नी सुनीता के पास, उससे माफ़ी मांगने। तभी सुनीता आती और कहती नहीं सुमित, मैं तुम्हारी दादी से तुम्हें दूर कराना नहीं चाहती। रागिनी कहती हाँ निखिल, हम दोनों नहीं चाहते कि तुम अपनी दादी को छोड़कर जाओ। तुम्हारी दादी तुमसे बहुत प्यार करती हैं और वही नहीं चाहती कि तुम दोनों भी उन्हें विजय भैया की तरह छोड़कर चले जाओ। लेकिन वही भूल गई थी कि हर बहू घर का बंटवारा नहीं कराती। निखिल और अमित की दादी को अपनी गलती का एहसास होता। तभी विमला दादी आती और कहती मैंने कहा था ना हर बहू एक जैसी नहीं होती। निखिल और अमित की दादी कहती तूने सच ही कहा था, लेकिन मैं मूर्ख नहीं समझ सकी और आज मेरे दोनों बहुओं की वजह से ही मेरे दोनों पोते मेरे पास हैं। यदि आप सभी को ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।